हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको सीरीज़ वाइज़ उत्तराखंड की तैयारी करा रहे हैं। आज से हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को लगभग 15 या 20 दिनों के अंदर छोटे-छोटे लेक्चर्स यानी ल्यूसेंट सीरीज़ के साथ हम खत्म कर लेंगे। और हमारी ये शुभम गुप्ता की पीडीएफ से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्रेडिट देना बनता है, इसलिए मैं क्रेडिट दे ही रहा हूँ, ठीक है? और ये पीडीएफ बेटर है ताकि हम ईज़िली अपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें, ठीक है? तो चलिए, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है? हमें पता है इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इकोनॉमी से पहले हमें इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी जहाँ से इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सामने आता है, ठीक है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो देखो, इकोनॉमिक्स क्या है आपका? इकोनॉमिक्स जो है आपका वो क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण, ठीक है? अकॉर्डिंग टू पीडीएफ आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण। लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ कि अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज़ है मान लो, ठीक है? और इस रिसोर्सेज़ का हमें क्या करना है? सब में बाँटना है, एलोकेशन करना है, बाँटना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप कहोगे कि भाई जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं तो हम उसे कैसे भी बाँट सकते हैं। मुझे 50 मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे आलू पड़े हुए हैं। मैं बोलूँगा भाई आलू के पराठे बनाओ। तुम आलू के पराठे बना सकते हो। ठीक है, आलू पड़े हैं तुम्हारे पास या फिर मान लो तुम्हारे पास अनलिमिटेड जो भी तुम्हें अच्छा पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। तुम कुछ भी खरीद सकते हो ना? बट यू हैव लिमिटेड मनी। क्या है तुम्हारे पास? लिमिटेड पैसा है और इस लिमिटेड पैसे से तुम्हें क्या करनी है? अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है? फुलफिल करना है। अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है। ठीक है? लिमिटेड रिसोर्सेज यानी इस रिसोर्सेज को मनी मान लो और तुम्हारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। क्या है? अनलिमिटेड वांट्स हैं और इस लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करना ही हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स करता है और इसी की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। ओके। अब वांट एंड नीड में क्या डिफरेंस है? पहले ये समझ लेते हैं, तब आगे बात करेंगे। वांट और नीड। देखो, वांट तुम्हारी अनलिमिटेड है, बट नीड वही होती है जिसकी तुम्हें अभी रियली में क्या है? ज़रूरत है। तो वांट आर अनलिमिटेड, वांट अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड वांट्स। बट नीड अनलिमिटेड नहीं होती है। नीड तुम्हें फिक्स टाइम टू टाइम भले ही चेंज होती रहेगी, बट नीड तुम्हारी क्या है? फूड है, तुम्हारे पास शेल्टर हो, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ईंधन आदि, ये तुम्हारे क्या है? नीड है। क्या है? नीड है। बट वांट्स अनलिमिटेड है। मान लो तुम्हें घड़ी चाहिए, तुम्हें घड़ी तो चाहिए, तुम एक घड़ी ले लो जिसमें तुम समय देख सकते हो। बट नहीं, तुम्हें घड़ी चाहिए एचएमटी की, तुम्हें घड़ी चाहिए किसकी? ओके, फास्ट ट्रैक की, ठीक है? ये तुम्हें घड़ी चाहिए, ओके। तो क्या आपको लगता है कि ये एचएमटी की घड़ी लेना, फास्ट ट्रैक की घड़ी लेना तुम्हारी नीड है? नहीं है ना नीड, नीड तो सिर्फ़ घड़ी की है, वांट किसकी है? एचएमटी की घड़ी, फास्ट ट्रैक की घड़ी, तो दैट इज़ वांट, ठीक है? तो वांट तुम्हारी अनलिमिटेड मतलब बोल ही नहीं सकते, ठीक है? इसलिए हम जब बात करते हैं कि भाई ओके, जब हम बात करते हैं किसकी? वांट और नीड की तो बात यहाँ आ जाती है। लेकिन व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? अब हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? देखो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है कि जब हम क्या करते हैं अनलिमिटेड या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज़ का यूज़ करना है हमें, ठीक है? एक एफिशिएंट एलोकेशन के लिए। उस लिमिटेड रिसोर्स से हम एफिशिएंट एलोकेशन कर पाएँ, ठीक है? लिमिटेड भी बोल सकते हैं, इसे स्कार्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? स्कार्स रिसोर्सेज़ यानी कि तुम्हारे पास इस रिसोर्सेज़ ऐसे हैं, तुम्हारे पास ऐसे संसाधन हैं जो क्या है खत्म होने वाले हैं, ठीक है? उससे तुम्हें एफिशिएंट एलोकेशन करना है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है? और इसी की स्टडी जब हम करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है? देखो, तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं,
अनलिमिटेड डिज़ायर्स है, यानी तुम्हारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है? और इसका तुम्हें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब हम करते हैं तो इसका अगर प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी करें तो इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, और अगर हम इसका एप्लीकेशन करने लग जाएँ किसी एक टेरिटरी, किसी एक कंट्री पे, तो वो इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है? जब हम अपनी फैमिली पे करने की कोशिश कर रहे हैं इस इकोनॉमिक्स का यूज़, हम अपनी फैमिली की बजटिंग कह रहे हैं, तो हम अपनी फैमिली की इकोनॉमी बना रहे हैं। बट जब हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं, इसका बजटिंग कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें इतने पैसे यहाँ देने हैं, इतने पैसे से खर्च करना है, तो वो हमारा बजट कहलाता है। और बजट कहाँ हो रही है? इंडियन इकोनॉमी पे हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी पे हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्शन रिलेटेड टू मनी, ठीक है? जो भी हमारी आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, वो क्या होते हैं? धन से संबंधित क्रियाएँ होती हैं। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल अध्ययन करते हैं, ठीक है? सैद्धांतिक करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे करते हैं? प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है? ओके। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हें क्या करना है? एफिशिएंट करना है, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ करना है, यानी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना है, बेटर से बेटर प्रयोग करना है। मान लो तुम्हारे पास क्या है? ₹10 हैं। अब ₹10 में तुम्हें पेन भी खरीदनी और कॉपी भी खरीदनी है। मान लो पेन ₹2 की है और कॉपी ₹5 की है। तो तुम कैसे इस पैसों का अच्छे से अच्छा यूज़ करोगे? तुम बोलोगे जब ₹5 की कॉपी है तो मैं मैक्सिमम 1 ही कॉपी खरीद सकता हूँ, ठीक है। मैं पेन 1 खरीदूँ और बाकी पैसे मैं किसी और चीज़ में उड़ा दूँ। या फिर तुम इसका मैक्सिमम अच्छे से अच्छा प्रयोग करना है, तो तुम बोलोगे मैं क्या कर लेता हूँ, तुम क्या बोलोगे मैं इसका क्या कर लेता हूँ, 2 पेन खरीद लेता हूँ। तो ₹5 की पेन हो गई और ₹2 तुम्हारे क्या हो गए, 2 तुमने पेन खरीद ली। 1 कॉपी और 2 पेन यानी ₹4। अब तुम्हारे पास बचे ₹1। तुम कोशिश करोगे कि इस ₹1 का भी कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जिससे कि बेटर, या तो तुम सेव करोगे ताकि तुम्हारे पास ₹1 और आ जाए और 1 पेन और खरीद लो, या तो तुम ₹3 का वेट करोगे, ₹3 अपना यूज़ करोगे और इसका तुम क्या कर लोगे, कॉपी खरीद लोगे। तो इसी को बोलते हैं इष्टतम प्रयोग करना। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक उसके आगे से किसी देश या क्षेत्र का नाम नहीं जोड़ा जाए। तो जैसे अर्थव्यवस्था है तो उसके आगे से भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी पारिवारिक अर्थव्यवस्था, ठीक है? हमारी जो देश की या अपने राज्य की अर्थव्यवस्था है, बोलते हैं ना कि अर्थव्यवस्था किसी एक फिक्स टेरिटरी के अंदर प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है? ओके, किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएँ क्या है? जैसे संसाधनों का अभाव होता है। हमें पता है हमारे पास कोल भी यानी कोयला भी अनलिमिटेड नहीं है। हमारे पास जल भी इतना कि अनलिमिटेड नहीं है कि हम जीवन भर इसका यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास हम पहले कहते थे कि वाटर स्ट्रेस पड़ रहा है, अब वाटर स्कैर्सनेस की ओर हम मूव कर रहे हैं। संसाधनों का अभाव है, उचित आवंटन की कमी है। हम अपने पास हमारा इसका एलोकेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये भी कमी है, ये भी क्या है चैलेंजेज़ है हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स के चैलेंजेज़ बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है? या फिर देश की अर्थव्यवस्था के चैलेंजेज़, ठीक है? अब देखो उत्पादक के कारक, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक क्या हैं? देखो भूमि हो गया, पूँजी हो गया, ये क्या है हमारे उत्पादन के कारक हैं, ठीक है? श्रम हो गया, उद्यमशीलता हो गया, तो हमारा क्या हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हमारे क्या हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसे एफओपी भी बोलते हैं, ठीक है? अगर हमें किसी देश में उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 ऐसे फैक्टर चाहिए जो उत्पादन कर सकते हैं। तो हमारे पास लैंड यानी भूमि होती है, भूमि के साथ-साथ भूमि के साथ पूँजी होता है, पूँजी की आवश्यकता है, बिना मशीनों के, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? श्रम, जो उस लैंड पे काम करेगा, जो उन पैसों का यूज़ करेगा, उसे एंटरप्रेन्योर आई मीन लेबर भी चाहिए और लेबर के साथ उद्यमशीलता भी चाहिए, ठीक है? अब जो लैंड है, जब लैंड तुमने किसी उत्पादन के लिए दे रखे हो, तो उसके बदले तुम्हें जो कुछ पैसा भी तो मिलना चाहिए, जिसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? रेंट मिलता है, क्या मिलता है? रेंट यानी किराया मिलता है। पूँजी है, तुम उस पूँजी का यूज़ कर रहे हो, तो उस पूँजी से तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो तुमने किसी को लोन दे रखा है कि भाई तू यहाँ पे अपना बिज़नेस कर, पूँजी दे दी तुमने, ठीक है? तो उसके बदले वो तुम्हें इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, ठीक है? जब तुमने लेबर दे दिया, तो लेबर के साथ तुम्हें उन उसको दिहाड़ी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे, है ना? मज़दूरी देनी पड़ेगी और उद्यमशीलता हमेशा अपना क्या कराएगा? प्रॉफ़िट कमाएगा, यानी वो उसकी इनकम हो गई। तो सबके लिए ये क्या बोलते हैं उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो देखो भूमि है, ठीक है? भूमि का काम है नेचुरल रिसोर्सेज़ यूज़्ड इन प्रोडक्शन। तो भूमि क्या है? एक तरीके का प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है। इसके बदले जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर लैंड तो क्या है? रेंट है और ये इंडिया में उपलब्ध है? हाँ, अवेलेबल है। पूँजी, पूँजी के बदले क्या है? हमें क्या मिलता है? धन एवं तकनीक मिलती है ना? पूँजी जैसे धन हो गई, तकनीक हो गई और इसके बदले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ब्याज देना पड़ता है।
इंडिया में कमी है? हाँ, स्कार्सिटी है, क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसी के लिए चलाया जा रहा है, ताकि इंडिया में ऐसी मशीनें बने, यानी अपना सेकेंडरी सेक्टर मजबूत हो। जब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, तब देखेंगे श्रम, मानव शरीर एवं मानव शरीर अथवा मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति, यानी प्रोडक्शन पावर इन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है। मज़दूरी, इसके बदले क्या पाई जाती है? मज़दूरी पाई जाती है, जिसमें इंसानी दिमाग, इंसानी शरीर की क्या होता है? यूज़ आवश्यक होता है, ठीक है। एआई है, तो एआई क्या है? चलाने के लिए भी तो इंसान की आवश्यकता है, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर चलाने के लिए भी तो इंसान की आवश्यकता होती है। उसी टाइम क्या आया भाई, ईमेल वगैरह भेजे, तो ईमेल भेजने वाले के लिए भी तो इंसान की आवश्यकता होती है, तो चाहिए। टेक्निकल माइंड की आवश्यकता है, जो कि इंसानों के पास होता है, क्योंकि उनकी क्रेनियल कैपेसिटी अधिक होती है। ऐसे उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज़ उपलब्ध है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज़। ठीक है? ये नेचुरल रिसोर्सेज़ में आ गया, ठीक है? और ये ह्यूमन रिसोर्सेज़ के द्वारा इस नेचुरल रिसोर्सेज़ से बनाई गई ये पूँजी है। उद्यमशीलता, व्यक्ति जो कि क्या करता है? रिस्क ले सकता है, ठीक है? रिस्क ले रिस्क लेने वाला भी तो चाहिए, अगर उसका कुछ डूबा तो वो इन सबको झेलने वाला है, तो वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इसी रिस्क के बदले प्रॉफ़िट कमाता है, ठीक है? और हमारे पास अभाव है एंटरप्रेन्योर का, इसीलिए क्या है? मुद्रा स्कीम आया, स्टार्टअप स्कीम आया, हम एमएसएमईज़ को क्या कर रहे हैं? बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है? आर्थिक क्रियाएँ क्या हो गई? जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, इकोनॉमिक एक्टिव, प्रोडक्शन होगा, कंज़प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सचेंज होगा। ये आर्थिक क्रियाएँ हैं, यानी हम पहले क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए हमें मार्केट चाहिए, जहाँ पे क्या होगा? लोग खरीदेंगे और कंज़प्शन करेंगे। कंज़प्शन करने के बाद इसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अच्छे से। और फिर क्या होना चाहिए? एक्सचेंज करना। ये सारे एक्सचेंज, ये क्या-क्या है? आर्थिक क्रियाओं के प्रयोग हैं, ठीक है? उत्पादन में क्या उत्पादन किया जाए? कैसे उत्पादन किया जाए? किसके लिए उत्पादन किया जाए? क्या क्या उत्पादन करना है और कितना करना है? कैसे उत्पादन करना है और किस तकनीक का उपयोग करना है? लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो? और किसके लिए करना है और किस मात्रा में करना है? ये ये है, ठीक है? तो ये क्या है? किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो ये उत्पादन के ये यूजेज़ हैं। मानव पूँजी, जैसे आप कहोगे ह्यूमन कैपिटल, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स, ठीक है? ये मानव पूँजी हो गई, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि उनको एजुकेशन दो, हेल्थ दो, स्किल्स दो, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज़ अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज़ अच्छा होगा तो हमारी कैपिटल बनेगी, ठीक है? लेबर्स आएँगे, ठीक है? ओके। सामाजिक सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना, सोशल कैपिटल, सोशल हार्मनी एंड गुडविल, ठीक है? तो ये बोलते हैं सोशल कैपिटल। अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज़ होंगे तो अच्छा सोशल कैपिटल बनेगा, ठीक है? अब देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम बेसिस पे डिवाइड करते हैं, किन-किन आधारों पे? अगर हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्विनरी सेक्टर, ठीक है? देन हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क करेंगे तो देखो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर होता है। और ओनरशिप के बेसिस पे करेंगे तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर देखो, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है? किसी वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से निर्माण किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो प्राकृतिक संसाधन भूमि हो गया, बीज हो गया, इन सब क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है? और से एलाइड सेक्टर जैसे इरिगेशन वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्हीं में है, ठीक है? ये रेड कॉलर जॉब बोलते हैं इसी को, ठीक है? एग्रीकल्चर जॉब जो होती है वो रेड कॉलर जॉब होती है। कैसी जॉब होती है? रेड कॉलर जॉब होती है। भारत की जीडीपी में कितना परसेंट है इसका? 17% हमारी जीडीपी, यानी कि हमारा पैसा देती है ये, ठीक है? कमा के। और इसमें जो जनसंख्या है, इसमें 55% जो जनसंख्या है वो क्या करती है? भारत की 55% जनसंख्या यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है? ओके। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट है 17% एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है? तो यानी वल्नरेबल सेक्टर है। जैसे कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे हम सेकेंडरी सेक्टर देखें तो भाई देखो, जो प्राप्त रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है? रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल से क्या करना है? इसका मूल्यवर्धन करना है, इसकी वैल्यू एडिशन करनी है, और वैल्यू एडिशन करने के साथ क्या करना है? ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स बनाने हैं जो काम आते हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट गुड्स बनाने या फिर फाइनल गुड्स बनाने, तो ये काम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं इसे। जैसे इसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। कैसी जॉब बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है? अकुशल, ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है? अगर तुम्हारे कुशल श्रमिक हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो वो कैसे हो गए? व्हाइट कॉलर हो गए। और अगर तुम्हारे अनस्किल्ड वर्कर हैं, तो वो हो गए तुम्हारे ब्लू कॉलर। कैसे हो गए? ब्लू कॉलर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा रेड कॉलर एग्रीकल्चर में हो जाता है। तुम्हारा अगर स्किल्ड है, तो स्किल्ड है तो तुम्हारा कैसा हो जाता है? व्हाइट कॉलर हो जाता है, और अनस्किल्ड है तो तुम्हारा कैसा हो जाता है? ब्लू कॉलर हो जाता है।
ठीक है? ओके, जैसे इस्पात उद्योग आदि, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है? ये सारे क्या है हमारे द्वितीयक सेक्टर हैं। देन टर्शियरी सेक्टर, वह क्षेत्र विभिन्न सेवाओं जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, जहाँ भी सेवाएँ देने का काम होता है, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है? जैसे आप देखो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा क्या है योगदान, इतना पैसा देता है ये भारत की जीडीपी को 55% बट कंट्रीब्यूशन कितना है? आई मीन पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है इसमें, ठीक है? सबसे मिनिमम पॉपुलेशन है, ठीक है? जो कि अच्छी बात है, ठीक है? बेटर है। क्वाटरनरी सेक्टर वो होता है जहाँ पे क्या होता है हम ज्ञान आधारित उद्योगों में शामिल किया जाता है, ठीक है? ओके। गतिविधियाँ अनुसंधान विकास पर केंद्रित होती है। यहाँ पे आर-एन-डी ठीक है? प्रोफ़ेसर वगैरह जो भी आर-एन-डी वगैरह करते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट वगैरह वो सारे इसी सेक्टर में आते हैं। जैसे क्विज़नरी सेक्टर हम बोलेंगे, तो ये क्या होता है आपका उच्चतम स्तर पर जैसे नीतियों का निर्धारण करना, पॉलिसी मेकिंग वगैरह सब है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। पॉलिसी मेकिंग हो गया, डिसीज़न मेकिंग होता है। एट हाईएस्ट लेवल पार्लियामेंट हो गया तुम्हारा एग्ज़ीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी हो गया, वहाँ ये सारी चीज़ें क्यूनरी सेक्टर के अंडर आती हैं, ठीक है? ये गोल्ड कॉलर जॉब है, कैसी जॉब है? गोल्ड कॉलर जॉब है, ठीक है? गोल्ड कॉलर जॉब है, ठीक है? जैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज़, ठीक है? तो इस तरीके की जो है ये क्यूनरी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है? अब देखो प्राइमरी सेक्टर जो है जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें 1951 में 56% था, 2018 में आज 17% है, घट के इतना आ गया है, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर जहाँ 15% था वो आज घटिया कितना आ गया है 29% आ गया। टर्शियरी सेक्टर जहाँ 29% था आज कितना आ गया 54% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना अपना, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देख लो 1947 में कृषि आधारित थी जबकि 1991 के बाद हमने क्या कर दिया एलपीजी रिफॉर्म किया और एलपीजी रिफॉर्म से हमारा क्या हो गया ये सर्विस लेड इकोनॉमी हो चुका है, ठीक है? ओके, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, इसी कारण से द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र का क्या नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया और ये क्या रह गए ऐसे ही संकुचित रह गए हैं, ठीक है? ओके, 2014 में मेक इन इंडिया आता है, तो इंडिया की इकोनॉमी एग्रो बेस्ड 1947 जहाँ 1991 सर्विस सेक्टर प्रेडोमिनेंट हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट सो मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्टअप होता है, ठीक है? इस तरीके से, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं कार्य के आधार पर हमारा क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट को फिक्स और रेगुलर वेजेस मिलते हैं, ठीक है? और वो ऐसे कि जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है? सबसे मेन चीज़ है जॉब सिक्योरिटी होती है, वेजेस फिक्स होते हैं, ठीक है? आई मीन सैलरी फिक्स होती है, ठीक है? और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है इंसान फ्रीलांसर वगैरह, ठीक है? वेज अर्नर्स होते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती है और अगर ओनरशिप के बेस पे करें तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? और पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को ओन किया रहता है, यानी 50% से भी अधिक हिस्सेदारी होती है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे क्या होता है 50% से भी क्या होता है, कम की हिस्सेदारी होती है, ठीक है? ओके, ओके। अब बाकी हम ये अर्थशास्त्र की जो शाखाएँ हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लिए वीडियो में काफ़ी है। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ मेक नोट्स और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मैं सूरज जोशी आपको प्रबुद्ध आईएएस में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।